नमस्कार। दिल्ली में जमकर मना लोकतंत्र का पर्व। वोटिंग को लेकर बुजुर्गों और युवाओं और महिलाओं में भी दिखा जबरदस्त उत्साह। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिखी। दिल्ली चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। पोलिंग बूथ पर बने सेल्फी पॉइंट पर भी सेल्फी क्लिक करते दिखे दिल्ली के वोटर। शाम 5 बजे तक 57% से अधिक मतदान किया गया दर्ज। 6 बजे के बाद भी पोलिंग बूथ पर दिखी लंबी लंबी कतारें। तो क्या टूटेगा इस बार रिकॉर्ड और किसके सर पर सजेगा ताज? कौन जीतेगा दिल्ली का दंगल? यही करेंगे हम आज चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर्स और खास मेहमान भी। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। दिल्ली के करीब 1,56,00,000 मतदाताओं ने 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है। हालांकि 6 बजे के बाद भी लोग मतदान केंद्रों में कतारों में लगे नजर आए। इस बीच शाम 5 बजे की बात करें तो दिल्ली में 57% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी जिले में 63.83% दर्ज किया गया। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस चुनाव में दिखाई दिया, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं के दम पर लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने की कोशिश में दिखी, वहीं भाजपा 25 से अधिक वर्षों के बाद राजधानी में वापसी के लिए जोर लगाती दिखी। उधर दिल्ली में 2013 तक 15 वर्ष शासन करने वाली कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रहने के बाद अपनी जमीन वापस करने का प्रयास कर रही है और करती हुई दिखाई दी। तो क्या आम और खास सभी में दिखाई दिया जबरदस्त उत्साह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान किया। आम आदमी की तरह कतार में लगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में मतदान किया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ कतार में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया और लोकतंत्र का ये पर्व इसीलिए हो जाता है खास। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी पत्नी के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेते हुए मतदान किया। राजनिवास मार्च सेंट जेवियर स्कूल में मतदान के बाद उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही भी दिखाई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ में उनकी पत्नी भी रहीं। तो बेहद प्रेरणादायक ये दृश्य और ये दिखाता है लोकतंत्र की खूबसूरती को। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मतदान किया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी ने मतदान किया। तो सभी मतदान केंद्रों पर नजर आए। कतारों में लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मतदान किया। तो मतदान के ये दृश्य आप देख रहे हैं, उत्साह दिखाई दे रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने मतदान केंद्र में जाकर परिवार समेत वोटिंग की और मतदान के बाद उन्होंने जनता से दिल्ली के विकास के लिए मताधिकार की अपील भी की। और आपको दिखाते हैं कि मतदाताओं में किस तरह से गजब का उत्साह दिखा। तो ये दृश्य है मतदाताओं के जो मतदान करने के बाद सेल्फी भी ले रहे हैं और सभी मतदाता सभी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। ये दृश्य अपने आप में दिखाते हैं लोकतंत्र के इस पर्व की खूबसूरती, लोकतंत्र के प्रति लोगों का रुझान और उनका उत्साह कि किस तरह से वो चुन रहे हैं अपनी सरकार। वोट जरूर डालना है आपने, मेरा यही कहना है। आपको अपना अधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए। आपका कोई भी मुद्दा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप वोट डालने जरूर आए। ये मेरी ड्यूटी है और हर इंसान को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। एक अच्छे नागरिक का यही फर्ज होता है वो अपनी ड्यूटी दे।
वो हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी काम I guess I am majorly targeting unemployment. I am a 21-year-old youth, so I would like the government to target unemployment more and generate more opportunities, because ये free तो हर कोई कर रहा है, but it is more important that we have more youth empowerment rather than just making them idle and making them sit at home. Yesterday I went to college and I noticed that most of my fellow mates are not willing to cast a vote. So I would say that why are you wasting your vote? Because even one vote matters. Your decision matters in making the government. So please go ahead and cast the vote. वोट करने के लिए मतलब ये है सबको आना चाहिए, हैं, ये अपना हक है, हैं, और वोट देना चाहिए। तो मतदाताओं ने बताया कि क्यों कर रहे हैं वो मतदान और किस तरह से मतदान के अधिकार के प्रति हैं वो जागरूक। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन कुछ शिकायतें भी आईं, जैसे कि सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल गौड़ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा फर्जी मतदान का गंभीर आरोप लगाया है। फर्जी वोटिंग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया। भाजपा का आरोप है कि सीलमपुर में 300 से लेकर 400 फर्जी वोटर हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के लोनी से लाया गया है। साथ ही भाजपा उम्मीदवार ने इनके बांग्लादेशी होने तक का शक जताया है। और वहीं दिल्ली के महरौली की अगर बात करें तो दिल्ली के महरौली विधानसभा क्षेत्र से भी फर्जी मतदान करने आए 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और वहीं दूसरी तरफ 400 वोट इन्होंने लोनी से उत्तर प्रदेश से मंगा रखी है। वो मुझे लग रहा बांग्लादेश के लोग हैं, आदमी भी और लेडीज भी, बुरखे की आड़ में वो वोट डाल रही है। एक बात बताओ, हमारी बहन खड़ी है, एक भाई खड़ा है, इनकी वोट डाल दी है। ऐसे तो 25 मेंबर हमने पकड़ चुके। सेठ भगवान दास स्कूल पे पकड़ी गई, पूजा पब्लिक स्कूल, आयरन पब्लिक स्कूल और एंजलिक पब्लिक स्कूल, या फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो हमने रोका है। केजरीवाल तो गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के खिलाफ जामिया नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की। दरअसल अंसार इमरान नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपके प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने का एक वीडियो शेयर किया था। उसने एक्स पर लिखा था कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी आपके समर्थक ओखला में घूम रहे हैं और धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आप प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की। तो इन सभी तमाम घटनाक्रमों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जगदीश उपासने जुड़े हुए हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ निशांत राय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धीरज जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जो लगातार इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। धीरज, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह से उत्साह दिखाई दिया, आपके शब्दों में उत्साह की वजह भी जानना चाहेंगे। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव में देखने को मिला वो महिलाओं का जो उत्साह वो देखने को मिला। और महिलाओं का उत्साह इस कदर देखने को मिला कि हम शाम के 3 बजे 4 बजे भी महिलाओं को एक कह सकते हैं कि ग्रुप में मतदान केंद्रों पर जाते हुए और मतदान करते हुए देखा। और ये उत्साह बहुत कम देखने को मिलता है। और उनके पीछे उत्साह की जो सच्चाई है उसके कई कारण हैं। जो सबसे पहला कारण जिसके लिए हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहेंगे, और चुनाव आयोग ने इस बार जिस तरीके से जो मतदान को बढ़ाने के लिए जो तैयारी की थी वो लाजवाब तैयारी थी। क्योंकि 2020 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5% कम वोट आया था और कुल 62% मतदान 2020 के चुनाव में हुआ था। और चुनाव आयोग की ये पूरी कोशिश थी कि मतदान प्रतिशत को 62% से अधिक किया जाए, और इसलिए उन्होंने इस तरीके की तैयारी की। जो पिंक बूथ जिसको बोलते हैं, पिंक बूथ का भी निर्माण किया, और उस पिंक बूथ की जिम्मेवारी बिल्कुल तैयारियां भी थी। मतदाताओं के जो मुद्दे थे वो भी काफी मुखर थे। निशांत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, काफी मुद्दे थे जो और बहुत सारे फैक्टर्स भी थे जो इस चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए थे। क्या कुछ आज आपने देखा, क्योंकि लगातार आप कवर कर रहे थे, और किस तरह से जो तमाम समीकरण हैं उनका क्या कुछ असर दिखाई दिया? देखिए, आज अगर मैं बात करूं तो मैं तुगलकाबाद विधानसभा में था, कालकाजी विधानसभा में था, नई दिल्ली विधानसभा में था, और इन तमाम विधानसभाओं में हर विधानसभा के मुद्दे अलग थे। आउटर दिल्ली के मुद्दे अलग थे, सेंट्रल दिल्ली के मुद्दे अलग थे।
कॉमन अगर कोई मुद्दों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण यमुना की सफाई थी और दिल्ली में के बॉर्डर पे 4 जगह कूड़े का ढेर। दिल्ली वासी पूरी तरीके से इससे उबे हुए हैं और दिल्ली जब जब हमारी वोटर से बात हुई मुद्दों को लेकर तो इसका जिक्र सबसे ज्यादा बार आया, हालांकि कुछ वोटर्स ने इसका जिक्र नहीं किया। दूसरी अहम बात कही जाए तो ये चुनाव अपने आप में अगर हम कहें कि 2015 के बाद से एकदम अलग चुनाव है, क्योंकि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आ रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ती हुई नजर आई। तीसरा, बीजेपी का जो एक लंबे समय से 2 दशक से ऊपर का जो सूखा पड़ा था, बीजेपी को अब दिल्ली में सत्ता में आने की तमाम कोशिशें करती हुई दिखाई दी, क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी ने, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण भारत हो, वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाबी पाई, वहीं दिल्ली में बीजेपी को लगातार निराशा मिली। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के सूखे को भी दूर किया जाए, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपने 10 साल के कामकाज को लेकर जनता से, 10 से ज्यादा सालों से जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम कर रही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी को कई जगह निराशा भी मिली, जनता ने कई जगह लताड़ा भी, उसके बावजूद पार्टी को ये उम्मीद है कि वो सत्ता की चाबी इस बार भी प्राप्त कर लेगी। कांग्रेस की जहां तक बात हो तो कांग्रेस फिलहाल यहां पर कुछ विधानसभाओं में बहुत अच्छा चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को दिल्ली के चुनाव में जोर लगाना चाहिए था, वो जोर पूरी तरीके से नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मामला त्रिकोणीय है और अभी 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी। अशोक जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम 5 बजे की बात करें तो 57% से ज्यादा मतदान, लगता है आपको कि ये जो मतदान है वो काफी उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ और ये रिकॉर्ड तोड़ेगा? और जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, किस तरफ रुख जाता हुआ देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि ये मतदान जब पूरी तरह से समाप्त होगा तो ये पिछले बार का जो चुनाव मतदान था उसको जरूर पार करेगा। पिछली बार ये मतदान लगभग 63% हुआ था 2020 में, और ये उसको जरूर पार करेगा, क्योंकि जिस प्रकार का उत्साह आज दिखाई दिया था और नए वोटर्स में और नौजवानों में, तो ये इसके लिए मैं चुनाव आयोग को भी एक तरह से सराहना करना चाहूँगा। लेकिन साथ में मीडिया ने भी एक बहुत अच्छा योगदान दिया लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अपने इस मताधिकार का उपयोग करें, जिसके चलते आज हम सुबह से देख रहे थे कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। अब जहाँ तक त्रिकोणीय ये मुकाबले की बात है, तो कांग्रेस ने जो पीछे अपनी जमीन खो दी थी, पिछले चुनाव में केवल 4% मत रह गया था, उसको फिर से हासिल करने के लिए इस बार कांग्रेस ने भरपूर जोर लगाया है। और जहाँ तक मैं कांग्रेस की लिस्ट को देखता हूँ तो उसमें लगभग 40 के ऐसे उनके उम्मीदवार हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी हैसियत से वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो वहाँ पर अच्छे खासे जाने पहचाने नेता रहे हैं, कुछ सांसद भी रहे हैं, कुछ विधायक रहे हैं, कुछ शीला दीक्षित के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। तो ये जो एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव में उतरी है और उसको त्रिकोणा मुकाबला बनाया है, और उसके चलते हम जानते हैं कि कम से कम 3-4 ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जैसे आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि नई दिल्ली की सीट है, कालका जी की सीट है और जंगपुरा की सीट है। यहाँ के त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों पार्टियों ने अपने धुरंधर उतारे हुए हैं। जहाँ नई दिल्ली की जैसे हम बात कर रहे थे, तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद वहाँ से चुनाव दोबारा से लड़ रहे हैं, और शीला दीक्षित के बेटे, जो शीला दीक्षित यहाँ पर 3 बार से चुनाव जीती थी, उनके बेटे जो है हम देख रहे हैं संदीप दीक्षित आए हैं, और भाजपा ने तो 2 बार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतारा है। तो उससे ये 3 सीटों पर जिस प्रकार से कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर हो गई है, तो कुछ भी परिणाम हो सकता है। तो इससे बड़ा मुकाबला दिलचस्प हुआ है, और ऐसी और भी 10, 15, 20 मैं गिना सकता हूँ जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं बिल्कुल पूरी गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं। तो ये त्रिकोणा मुकाबला होने से सबकी नजरें जो हैं इसके चुनाव परिणाम पर लगी हैं, और 8 तारीख को जब हम देखेंगे मतगणना होगी तो ये बहुत ही दिलचस्प
चुनाव परिणाम हमारे सामने आएंगे। बिल्कुल। जगदीश उपासनी जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले की बात जो है वो सामने आ रही है और लगभग सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम इसमें लगा दिया था। कांग्रेस भी, जिसकी पूरी ज़मीन ही यहाँ से खिसक चुकी थी, वो भी कई जगह पर, हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुछ अच्छा करने की जो है वो कोशिश वहाँ पर वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, हमने जो वोटर्स हैं उनकी भी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि किस तरह से वो विकास चाहते हैं। एक युवा ने कहा कि हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें अपने लिए ऑप्शंस चाहिए। क्या लगता है आपको, तमाम फैक्टर्स और मुद्दों के बीच में कौन से इस पे प्रभावी रहे? देखिए, समाज के हर वर्ग की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। फ्रीबीज जिनको हम कहते हैं या मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, वो किसी वर्ग के लिए और एम्पावरमेंट का टूल बन जाती है, और जिनको वो दी जाती रही हैं और दिए जाने का वादा किया गया है, वो वर्ग उससे खुश हैं। दूसरी जहां तक बात है नौजवानों की, तो बेरोजगारी की बात है, पर ये जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपने आप को पुनर्जीवित करने की और पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं उसको दिल्ली कांग्रेस के स्तर पर देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि आला कमान के स्तर से दिल्ली कांग्रेस को जैसा बल समर्थन मिलना चाहिए था, वैसा नहीं मिला है। जिस तरह से अजय माकन ने खुलेआम केजरीवाल को देशद्रोही कहा, एक बार नहीं 2 बार कहा, उनके बयान को किसी भी बड़े नेता ने समर्थन दिया, यहाँ तक कि दिल्ली के दूसरे नेताओं ने भी। तो दिल्ली में, जैसा टंडन जी ने कहा कि दिल्ली में बड़े नेता हैं कांग्रेस के और दिग्गज नेता हैं, अपने अपने इलाकों में उनका बड़ा दबदबा है। अगर वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कांग्रेस की बदौलत नहीं, वो अपने दम के, अपनी प्रतिष्ठा के बल पर लड़ रहे हैं। और अगर कुछ चेंज होगा और कोई त्रिकोणीय जैसा कुछ स्थिति बनेगी तो वो उन्हीं नेताओं के कारण बनेगी। मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई चुनाव के दौरान, और लोगों ने 10 साल में उनका आकलन किया, खासतौर पे आपके संवाददाता ने ये बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि यमुना की गंदगी में और 4 जगह जो कूड़े के डंप है गाजीपुर से लेकर पश्चिमी दिल्ली तक, जहाँ जगह जगह बरसात में आसपास के 10 के में लोगों को लेना मुहाल हो जाता है, सांस लेना मुहाल हो जाता है। तो उसकी चुभन लोगों को है। गंदा पानी आने, जहां फ्री पानी की बात है, उन बस्तियों में गंदा पानी लोगों को मिला, सड़कें नहीं बनी। तो अब चूंकि एमसीडी भी आपके आम आदमी के पास है, तो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के लिए उस वर्ग में रोष है जिसको वो अपना वोट मानकर चल रही है, अपना पक्का वोट मानकर चलती है। मैं समझता हूं कि अगर उस तबके में, उस वर्ग में अगर नाराजगी ज्यादा हुई तो आदमी पार्टी को ये चुनाव महंगा सकता। लेकिन फाइट हमारी पार्टी और भाजपा की देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने अपनी उपस्थिति बहुत दमदार तरीके से और जताई है, और उन सीटों पर वो जरूर फर्क डाल सकते हैं। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के दंगल की, और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग आ रही है, हम आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत, पी-मार्क के साथ एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 49 सीटों का अनुमान है, और अगर जेवीसी की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीटों का अनुमान है। तो ये बड़ी खबर है जो एग्जिट पोल में सामने आ रही है, और दिल्ली भाजपा को एक बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो कहा जा रहा था, उसमें लेकर ये बड़ी खबर आई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें बीजेपी को जो एग्जिट पोल हैं वो बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं, भाजपा को बहुमत में ला रहे हैं। तो ये अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत, ये बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जो एग्जिट पोल हैं उसमें बीजेपी को अधिकांश एग्जिट पोल बहुमत में बता रहे हैं। 39 से 45 सीटों का अनुमान है। अगर जेवीसी की बात करते हैं इन एग्जिट पोल को लेकर, तो ये जो है
बड़ी खबर है, मेट्राइज के एग्जिट पोल में भाजपा और आपके बीच कांटे की टक्कर हालांकि बताई जा रही है, लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल हैं उनमें भाजपा को 35 से 40 और आपको 32 से 37 सीट बताई जा रही हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अशोक टंडन जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा आंकलन है कि कम से कम 15 सीट ऐसी आएंगी जिसमें मतगणना के दौरान ऊपर नीचे होता रहेगा और इसमें जो अंत में निर्णय होगा वो बहुत कम मतों से होगा। और इस सारे में कांग्रेस के प्रत्याशी कितने प्रतिशत वोट लेते हैं इस पर बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि कुछ एक सीट ऐसी हैं जो विशेष तौर से अगर हम कहें कि अल्पसंख्यक बहुल वाली जो सीटें हैं उनमें हमें कहीं भी कड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिलने वाला है। और वहाँ पर हम देखते हैं पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने, किसी ने 70,000 के मार्जिन से सीट जीती थी, किसी ने 80,000 के, तो उन सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी सीटें हैं, मेरे आंकलन में 15 के लगभग ऐसी सीट हैं जहाँ पर त्रिकोणा मुकाबला होने के चलते अंत में क्या परिणाम निकलेगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए अगर आप देख रहे हैं तो एक एग्जिट पोल दोनों आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर भी दिखा रहा है, सीटों के मामले में भी दिखा रहा है। तो मत प्रतिशत पर भी बहुत निर्भर करेगा और मेरा मानना है कि ये मतगणना बहुत रोचक होने वाली है और इसमें दिल्ली के चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। और पहली बार हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में जितना उत्साह और सभी दलों ने जिस बड़े उत्साह के साथ और अपने दिग्गज मैदान में उतारे, और जैसे इंडिया अलायंस तो चाहे टूट गया लेकिन फिर भी हमने देखा तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने समर्थन में आम आदमी पार्टी के अपने घोषणा की थी। और इसके चलते दिल्ली में कोई एक विशेष वर्ग नहीं रहता है। दिल्ली पूरे भारत का एक तरह से छोटा भारत है, या हर प्रदेश हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो इसलिए इस चुनाव पर पूरे देश की नहीं बल्कि मेरा मानना है पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि सभी दलों ने अपने दिग्गज नेता इस चुनाव के अभियान में उतारे थे। तो बहुत दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है और हमें 8 तारीख की इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प ये मुकाबला जो है वो दिखाई भी दिया और अब जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं ये भी इसे बना रहे हैं। निशांत, आपसे समझना चाहेंगे, वोट शेयर की बात जो है अशोक टंडन जी कर रहे थे, अगर हम देखते हैं 2015 से 2020, 2013 से 2015 के बीच में देखें तो जो सीट, हालांकि जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है वो 1% से कुछ ही कम हुआ था, लेकिन अगर अलग अलग हम रीजन वाइज उसमें देखते हैं तो कई सीटें ऐसी थी, 60 सीटें ऐसी थी जिसमें आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरा था और बीजेपी ने उसमें बढ़त ली थी, 5 पर कांग्रेस ने भी ली थी। अब जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो कैसे इसे दिलचस्प बना रहे हैं? देखिए, वोट शेयर के अगर पुराने इतिहास उठाकर देखें तो मुझे लगता है कि फिलहाल उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2015, 2020 दोनों ही माहौल और 2025 के माहौल में बहुत अंतर है। 2015 हो, 2020 हो, अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी वो 2025 तक आते आते लगभग पूरी तरीके से खत्म हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स जिसकी बुनियाद में आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली में राजनीति करती थी, जिन लोगों को उसका फायदा होता था आज उसमें से भी कई सारी बड़ी संख्या में लोग उसके विरोध में उतर आए हैं। तीसरी अहम चीज, चाहे गुर्जर समुदाय हो, जाट समुदाय हो, त्यागी समुदाय हो, जो आउटर दिल्ली के आसपास के गांव हैं, यहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से मैसेजिंग देने की कोशिश की है, अगर नई दिल्ली विधानसभा से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है, एक तरीके से हम हरियाणा मॉडल देखें, हरियाणा में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो तमाम लोगों को इस तरीके से मौका दिया गया था कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन कहा किसी से नहीं गया था। तो प्रवेश वर्मा जहां नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश बुदुड़ी वर्तमान की मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, दो समुदाय सीधे तौर पर अपने कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए जो प्रवासी हैं, खासकर उत्तर भारतीयों, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों ने प्रचार किया, यहाँ पर बिहार के सम्राट चौधरी यहाँ पर आए और जेडीयू को बीजेपी ने बुराड़ी बिल्कुल तमाम फैक्टर्स हैं देने का काम किया, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उपासना जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे। तमाम तरह के जो समीकरण हैं वो हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और तमाम चर्चा भी हो रही है। एक और बेहद महत्वपूर्ण जो इसमें तथ्य आता है वो ये आता है 18% जो स्विंग वोटर्स होते हैं उनका भी अहम योगदान होता है। आपको लगता है कि ये स्विंग इस बार किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, बीजेपी का एक कांस्टेंट वोट है दिल्ली में जो 31-32% के आसपास रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी का अपना तो कोई वोट ना था, ये सारा कांग्रेस का वोट है। अब असली बात यही है कि कांग्रेस इसमें से कितना हिस्सा अपना ले पाती है, फिर से हासिल कर पाती है। और अगर आप तीनों दलों के वोट परसेंटेज को, बीजेपी का जो पुराना वोट परसेंटेज है 31 से 32% के आसपास, और आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंट है और कांग्रेस का पहले का वोट परसेंट है, अगर आपको दें और उधर 5% स्विंग अगर होती है आम आदमी पार्टी वोट में, तो ये मानकर चलिए कि जो एग्जिट पोल इस समय बता रहे हैं वो नतीजे आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी बीजेपी की कांटे की टक्कर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी अपने जो झांसा जी है उस प्रति लोगों का विश्वास तोड़ने में उस तरह से सफल नहीं हुई जिसकी और लोग उम्मीद कर रहे थे। भाजपा ने और कांग्रेस ने उम्मीद की थी कि उतनी पोल खोलने के बाद भी और लोग उनको मानेंगे, लेकिन जिन्होंने लाभ लिया 10 साल उनसे और जिन कार्यकर्ताओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं में और जिस तरह से अपने नेटवर्क को बराबर इस्तेमाल किया, वो साल भर से इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे और बीजेपी ने इस चुनाव की तैयारी कार्यकर्ताओं को घर घर में भेजने की तैयारी 3 महीने पहले शुरू की। ये सब चीजें बहुत फर्क करती हैं। समुदायों को, जातियों को साधना अपनी बात है, अपनी जगह होता है, लेकिन चुनाव मैनेजमेंट में चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और आम आदमी पार्टी उसको अच्छे से जान गई है और इसलिए वो कांग्रेस का वोट, देखिए इसमें एक फैक्टर है जो सदीन ओवैसी की पार्टी है जिसने 2 सीटों पर ओखला और मुस्तफाबाद में दंगे के 2 आरोपियों को चुनाव टिकट दिए हैं अपनी पार्टी के। अगर वो आम आदमी पार्टी के मुसलमान वोट ले जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी को जो मुस्लिम वोट है वो उसकी तरफ तमाम समीकरण है जो बेहद दिलचस्प बना रहे हैं और नतीजों पर सबकी नजर है। अशोक टंडन जी आपका, जगदीश उपासनी जी आपका, निशांत आपका और धीरज आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।